हेलो मेरे दोस्तों। तो आप लोग सभी मस्त होंगे, उम्मीद है। क्लास 10th का फिजिक्स स्टार्ट किए थे हमने। फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहे थे प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन जो है अच्छे से बताए हैं और 2 वीडियो पहले दे चुके हैं उसका। ये तुम्हारा पार्ट 3rd वीडियो है, ठीक है। पार्ट 3rd वीडियो में हम तुम लोग को गोलीय दर्पण के बारे में बताएंगे, स्फेरिकल मिरर के बारे में बताएंगे। इसमें तुम लोग का कुछ कुछ टॉपिक छूट गया था, यानी कि वीडियो ही अंत हो गया था, तो उसके आगे हम आज पूरा अच्छे से डिफाइन करेंगे और आगे टॉपिक भी इसका चलेगा, ठीक है। तो आप कंटिन्यू बने रहे और देखिए कि किस तरीके से हमने उसको अच्छे से डिफाइन करते हैं। ध्यान से देखना, गोलीय दर्पण, ध्यान से देखना, गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण समझो। गोलीय दर्पण वह दर्पण होता है जिसका प्रवर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है, उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण वह दर्पण होता है जिसका प्रवर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है, उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण जो होता है इसको 2 भागों में बांटा जा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। ध्यान से समझेगा। पहला जो है वो कहलाता है अवतल दर्पण और दूसरा जो होता है वो कहलाता है उत्तल दर्पण। पहला अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं, ठीक है। और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं। अब ध्यान से देखो, अवतल दर्पण जिसको हम लोग का कनकेव मिरर और दूसरा जो होता है कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर। अब ध्यान से देखो कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर क्या है। तो सबसे पहले जानना कि अवतल दर्पण, देखो अवतल दर्पण की आकृति जो होता है इस तरह से होता है। इसका बाहर की ओर क्या रहेगा? रस्तित रहेगा, ठीक है। और इसका जो होता है अंदर की ओर क्या होता है? रस्तित होता है। ध्यान से देखना, रस्तित का मतलब पॉलिश, पेंट जो भी कह सकते हो, है ना। रंगा होना चाहिए, पेंट होना चाहिए। तो ये जो है तुम्हारा, ये अवतल दर्पण है। और ये जो तुम्हारा दिखाई दे रहा है ये क्या है? उत्तल दर्पण है। क्या? उत्तल दर्पण है। कन्वेक्स मिरर है और ये कनकेव मिरर है। अब ध्यान से देखो, आकृति पे नहीं जाओ, क्वेश्चन समझने पर ध्यान दो, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि ये है क्या। तो अवतल दर्पण कहते किसे? तो बोलना है कि अवतल दर्पण वह खोखले गोले का भाग होता है जिसका उभरा हुआ भाग रस्तित होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। सीधा जानना है अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो बोलना है कि अवतल दर्पण वह खोखले गोले का भाग होता है जिसका उभरा हुआ भाग रस्तित होता है, पेंट होता है, पॉलिश होता है, उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? तो बोलना है कि वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह उभरा हुआ रहता है, उभरा मतलब उठा हुआ रहता है। सीधा जाना, उत्तल दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह उठल होता है, यानी जिसका प्रवर्तक सतह उठल रहता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। प्रवर्तक सतह का मतलब बताएं, प्रवर्तक सतह का मतलब बताए हैं कि जब प्रकाश की किरणें जिस सतह से होकर वापिस लौट जाती है तो उस सतह को हम लोग क्या कहते हैं? प्रवर्तक सतह कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रवर्तक सतह कहते हैं। तो यही तुम्हारा प्रवर्तक सतह। प्रवर्तक सतह हमेशा चिकना होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चिकना होना चाहिए, चिकनी होनी चाहिए जिसको कह सकते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया उत्तल दर्पण। अब थोड़ा सा समझो कि अगर मान लेते हैं कि ये दर्पण की बात करें
तो दर्पण क्या है इसके बारे में भी समझ में आ गया हो। अब समझो कि पॉइंट जो है कि अवतल दर्पण और एक है उत्तल दर्पण, ठीक है। जैसे अगर मान लेते हैं दर्पण की बात आ रहा है, ध्यान से देखो, तो इसका पिछले वीडियो में मैंने अच्छे से डिफाइन किया दर्पण, जिसको मिरर कहते हैं। हम बताए थे अगर मिरर होगा तो कोई एक ही तरफ क्या होना चाहिए, एक साइड क्या होना चाहिए, रस्तित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रस्तित होना चाहिए। रस्तित का मतलब होता है पेंट होना, जिसको पॉलिश भी कह सकते हैं, यानी एक ही तरफ पॉलिश या पेंट या रस्तित होना चाहिए, तभी वो मिरर होगा, अन्यथा मिरर नहीं होगा, ठीक है। तो इसके बारे में आपने समझ गया होगा, ठीक है। अब थोड़ा जो हम बताने जा रहे हैं, ये बताने जा रहे हैं कि अवतल दर्पण को, है ना, अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। तो समझो कि अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। अब देखो ध्यान से, इसका मतलब होता है कि जैसे अगर मान लेते हैं क्या है, ये जो है तुम्हारा अवतल दर्पण है, ठीक है। अब मान लेते हैं ये तुम्हारा प्रधान अक्ष है। कौन सी अक्ष है, प्रधान अक्ष। देखो ये तुम्हारा दर्पण है, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, दर्पण। इसके बारे में मैंने बहुत अच्छा से कंप्लीट करेंगे, ध्यान से देखना। और दर्पण में जो होता है, ध्यान से देखना, ये तुम्हारा दर्पण हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, दर्पण हो गया। और दर्पण की जो ये बीच वाला जो पॉइंट होता है, इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। इसका दूसरा नाम होता है प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस जिसको कह सकते हैं, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष भी बोलते हैं। और ये जो होता है तुम्हारा दर्पण है, ये क्या है, दर्पण है। दर्पण जो है ये ऊपर जो है उभरा हुआ भाग रस्तित है इसका। और दर्पण में जो ये वाला भाग दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखो, ये जो भाग दिखाई दे रहा है थोड़ा मोटा दिखाई दे रहा है, तो दर्पण की मोटाई को हम लोग द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण की मोटाई को द्वारक कहते हैं। और ये बीच वाला जो लाइन खींचा हुआ रहता है ना, बीच वाला जो क्या खींचा हुआ, लाइन खींचा हुआ रहता है, इसको हम मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। और इस किसी खोखले गोले का क्या होगा, भाग होगा। ध्यान से देखो, किसी खोखले गोले का क्या होगा, भाग होगा। किसी खोखले गोले का क्या होगा, भाग होगा। ध्यान से देखो, तो जिस खोखले गोले का अगर एक भाग होगा तो इसका निश्चित है कि एक मिडिल पॉइंट होगा, केंद्र होगा, होगा कि नहीं। अब ध्यान से देखो, ये केंद्र होगा, होगा कि नहीं। तो इस केंद्र को हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, जिसको सी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं, वक्रता केंद्र। और ये जो होता है वक्रता केंद्र, और यहाँ जो अगर मान लेते हैं कि ये दर्पण की जो ये केंद्र बिंदु है, दर्पण की ये कौन सी बिंदु हुआ, केंद्र बिंदु हुआ, इसको हम लोग कहते हैं पी, पोल कहते हैं। पी यानी पोल का मतलब होता है ध्रुव। क्या होता है, इसको ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, पी से सूचित करते हैं, इसलिए पोल का मतलब होता है ध्रुव, यानी कि इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। यानी दर्पण की जो मध्य बिंदु होता है उसे हम लोग ध्रुव कहते हैं। और सी क्या होता है, तो किसी यानी खोखले गोले का केंद्र बिंदु को हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं, सी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, वक्रता, वक्रता केंद्र के नाम से जानते हैं। वक्रता केंद्र को हम लोग सी से डिनोट करते हैं, केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। ध्रुव को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, ये ध्यान में रखना। और ये जो होता है तुम्हारा, ये कौन सी अक्ष है, प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष भी कह सकते हैं। अब समझो कि अगर मान लेते हैं कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की बिंदु को हम लोग कहते हैं एफ। क्या कहते हैं, एफ। क्या कहते हैं, एफ। एफ का मतलब होता है मुख्य फोकस। क्या होता है, मुख्य फोकस, या फोकस भी बोल सकते हैं। मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है और ये मुख्य फोकस। फोकस और अक्ष में अंतर दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये तुम्हारा मुख्य फोकस हुआ, ये मुख्य अक्ष था, तो ये दोनों में अंतर समझ में आ गया। ये नहीं कि मुख्य अक्ष, ये भी है मुख्य फोकस, दोनों में कंप्लीट हो गया। ये मुख्य अक्ष होता है, ये मुख्य फोकस होता है। तो यहाँ पे जो होता है इसका मुख्य फोकस करते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य फोकस करते हैं। अब थोड़ा ध्यान से समझना कि ये जो है केंद्र है, और यहाँ अगर कोई वृत्त होता है तो केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है, पता होगा। तो यहाँ भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि यहाँ देखो केंद्र है और यहाँ इसका क्या है, ध्रुव है। तो केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या।
क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। इसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। इसको आर को हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं, वक्रता, इसको कभी कभी वक्रता भी पड़ता है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा, आर को हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या, पी को कहते हैं ध्रुव, सी को कहते हैं वक्रता केंद्र और एफ को कहते हैं मुख्य फोकस। कभी कभी एफ को हम लोग क्या कहेंगे, फोकस दूरी। एफ को क्या कहेंगे, फोकस दूरी, फोकस है ना, डिस्टेंस। अब देखो ध्यान से, तो एफ क्या होता है, फोकस दूरी होता है। तो देखो फोकस दूरी क्या होता है, नहीं मुख्य फोकस क्या होता है, तो यहाँ से कहेंगे कि मुख्य फोकस और ध्रुव तक की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। यही तुम्हारा है एफ। एफ क्या है, तो बोलेंगे कि ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं फोकस दूरी। वक्रता त्रिज्या क्या है, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये ध्यान में होगा, ये कंप्लीट हो गया होगा। तो ये सब बातें जो है इसमें जानना क्या था, जरूरी था, है ना बहुत। और ये भी ध्यान में रखना थोड़ा सा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं से भी अगर मान लेते हैं हम दूरियां नापेंगे, कभी भी दूरी नापने की बात आएगी तो हमेशा ध्रुव से मापी जाती है। कहाँ से मापी जाती है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि सभी दूरियां, है ना, दर्पण में सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है, तो ध्रुव से मापी, यानी पी से मापी जाती है। जैसे अगर मान लेते हैं कि हर का सबका घर में क्या होता है, मेन आदमी होता है जो उसके हिसाब से चलना पड़ता है। तो अगर घर में अगर किसी भी कुछ भी काम करोगे तो पहले उसको बताना पड़ता है, ठीक है, जो मेन आदमी होता है। तो कुछ भी करेगा तो मेन आदमी को बताता है ना। तो सेम उसी तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इस खोखले गोले में एक क्या होता है, मेन आदमी होता है। जब कभी भी दूरी मापेंगे तो हमेशा कहाँ से मापेंगे, तो पी से मापेंगे। कहाँ से मापेंगे, तो पी से मापेंगे। अब देखो हम बता रहे थे कि अगर मान लेते हैं कोई दर्पण है, और दर्पण कौन है, अवतल दर्पण है। ये तुम्हारा प्रधान अक्ष, ये तुम्हारा पी है, और ये मान लेते हैं किसी खोखले को लेके क्या था, सी है। सी का मतलब वक्रता केंद्र, और यहाँ पे बिंदु क्या होता है, एफ, मुख्य फोकस। और वक्रता केंद्र और ध्रुव तक की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो मेरा बताने का मतलब यही था कि अगर कोई भी किरण, अगर मान लेते हैं कोई भी किरण अनंत से आ रही है, तो दर्पण से पढ़ने के बाद हमेशा मुख्य फोकस से होकर जाती है। अगर कोई भी बिंदु अनंत से आएगी, है ना, तो दर्पण से पढ़कर वो कहाँ से वापस जाएगी, कहाँ से ये वापस लौट के जाएगी, तो ये वापस कहाँ से होकर लौट के जाएगी, मुख्य फोकस से होकर लौट के जाएगी। ये ध्यान में रखना। और एक बात ये ध्यान में रखना कि ये जो वक्रता केंद्र जो होती है, केंद्र से आने वाली रेखा, जैसे देखो अगर यहाँ पे कोई किरण आया तो वक्रता केंद्र से जाएगी तो वापस इसी रास्ते से वापस भी लौट के चल जाती है। अगर मान लेते हैं कि वक्रता केंद्र से कोई रेखा आती है तो इसी रास्ते से पुनः वापस चल जाती है। तो इसमें अगर क्वेश्चन आएगा कि कोई भी रेखा अगर दर्पण से पढ़कर वक्रता केंद्र से आती है, वक्रता केंद्र से आती है, तो वह किस रास्ते से होकर जाती है, तो बोलना है कि पुनः उसी रास्ते से वापस लौट जाती है। यानी वक्रता केंद्र से आने वाली रेखा वक्रता केंद्र से ही जाती है। अब देखो तुम लोग को हम बताएंगे कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले देखो ध्यान से कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं ये अवतल दर्पण है, तो इसको अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, ये बताओ। प्रधान अक्ष, ये तुम्हारा क्या है, मुख्य फोकस है, ये तुम्हारा वक्रता केंद्र है, ठीक है। अब देखो क्या है कि अगर मान लेते हैं बहुत सारे समांतर किरणें दर्पण पे पड़ेगी, तो दर्पण पे पड़ने के बाद ये तुम्हारा क्या, प्रवर्तक सतह है, चिकनी सतह है, तो ये वापस होके कहाँ से लौट जाएगी, मुख्य फोकस से। ये भी कहाँ से होकर लौटेगी, मुख्य फोकस से होकर लौटेगी। मान लेते हैं इधर से नीचे से भी बहुत सारी किरणें जो है दर्पण पे पड़ रही है, तो ये भी कहाँ से होकर गुजरेगी, मुख्य फोकस से। ये भी कहाँ से होकर गुजरेगी, मुख्य फोकस से। अभी सोच रहा होगा कि आप तो बोले कि सी से, अरे हम ये बताएं कि अगर सी से कोई प्रकाश किरणें आएगी तो वापस उसी रास्ते से पुनः लौट जाएगी, यानी सी से आने वाली रेखा सी से ही जाती है।
अनिवक्ता केंद्र से आने वाली रेखा वक्ता केंद्र से ही वापस लौट जाती है, ये बताएं। तो इससे आ जा थोड़ी रहा है, हम ये बता रहे हैं कि अनंत से आने वाली किरणें हमेशा मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो यही बात समझ में आया कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण इसलिए कहा जाता है क्योंकि अनेक सारी समांतर किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद एक बिंदु पर क्या होती है, अभिसरित होती है। क्या होती है, अभिसरित होती है। इसीलिए यानी एक बिंदु पे आके जमा होती है, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। अभिसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, तो सीधे बोलना है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण इसलिए कहा जाता है कि अनेक सारे समांतर किरणें एक बिंदु पे आके अभिसरित करती है, इसीलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है, कॉनकेव मिरर कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे अगर जानते हैं थोड़ा सा कि अवतल दर्पण का उपयोग सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, कि अवतल दर्पण का जो है उपयोग क्या है। तो इसका उपयोग जानता है किस में होता है। जैसे अगर मान लेते कुछ भी आकृति को बड़ा देखने में इसका क्या किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कुछ भी अगर बड़ा देखना हो तो उसके लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण को। ठीक है, जैसे अगर मान लेते हैं कि अवतल जो दर्पण होता है इसको हजामती बनाने में इसका किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण को। फर्स्ट हो गया। सेकेंड नंबर है कि इसका जो होता है तुम्हारा जो है गाड़ी के हेडलाइट में इसका उपयोग किया जाता है। गाड़ी के हेडलाइट, अब जानो कि हेडलाइट क्या होता है, साइड मिरर में नहीं, हेडलाइट, साइड मिरर और हेडलाइट में अंतर होता है। तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। इसका जो उपयोग होता है हजामती बनाने में, हजामती का मतलब होता है कि दाढ़ी बनाने में, नहीं दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और गाड़ी के हेडलाइट में भी किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण मतलब समझ में आ गया। अब देखो हेडलाइट, जैसे अगर मान लेते हैं कि गाड़ी होता है, जैसे अगर मान लेते हैं कि जैसे ये जो है तुम्हारा, ध्यान से देखो, ये जो है मान लेते हैं तुम्हारा गाड़ी, ये चक्का हो गया। ठीक है, अब मान लेते हैं ये तुम्हारा गाड़ी है कि नहीं। तो देखना यहाँ पे कै गो लाइट होता है, 2 गो लाइट होता है, 2 गो लाइट होता है कि नहीं। अगर रात के समय में अगर जलता है ना, जलता है कि नहीं। तो कहने का मतलब है कि गाड़ी का हेडलाइट मतलब जो अगला लाइट होता है, जैसे 4 व्हीलर का सबसे अगला लाइट जो होता है ना, सबसे मेन लाइट जो होता है उसी को कहते हैं हेडलाइट, जो रात में हम लोगों को बहुत दूर तो क्या होता है, दिखाई देता है। ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं, हेडलाइट कहते हैं। तो हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण। हजामती बनाने में अवतल दर्पण। अगर मान लेते हैं कि डॉक्टर भी इसका उपयोग करता है, कौन सा दर्पण का, अवतल दर्पण का। ठीक है, कभी कभी देखना कुकर में भी इसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण में, सोलर कुकर जिसको कह सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब इसका बहुत सारा उपयोग है। सबसे मेन उपयोग क्या है, तो हजामती बनाने में और गाड़ी के हेडलाइट में किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, ये समझ में आया कि अनेक सारे प्रकाश की किरणें दर्पण पे पड़ती है तो एक बिंदु पर क्या करती है, अभिसरित करती है, इसीलिए क्या कहलाती है, अभिसारी दर्पण कहलाती है। अब जाना है कि अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। तो अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण इसलिए कहते हैं क्योंकि अनेक सारे प्रकाश की किरणें एक बिंदु से अनेक सारे प्रकाश की किरणें अभी अपसरित करती है, मतलब फैला देती है। जब प्रकाश की किरणें को जब फैला देगी, क्या करेगी, फैला देगी, तो उसे कहेंगे उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहेंगे। ठीक है, तो अपसारी दर्पण किसे कहेंगे, तो बोलेंगे अनेक सारे प्रकाश की किरणें को क्या करेंगे, एक बिंदु से निकलकर फैलते चली जाती है, तो उसे कहते हैं कि अपसरित हो गया। क्या हो गया, अपसरित हो गया। तो अपसरित का मतलब होता है एक बिंदु से निकलकर फैलते चली गई। तो वैसे किरण को, जैसे अगर मान लेते हैं बल्ब जो एलईडी जो बल्ब होता है, देखना उसमें जो होता है ना, उसमें उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है, उसकी मात्रा जरूर रहता है। वो क्या करता है, प्रकाश जब वो जलता है तो देखना उसका लाइट फैलता है, और एक लाइट क्या होता है कि निकल कर क्या होता है, सीधे फोकसित करता है, सीधा की ओर फोकसित करता है ना। तो जब सीधा फोकसित कर रहा है तो उस समय उसका कौन सा दर्पण का उपयोग किया जा रहा है,
तो समझ जाना कि उस दर्पण रहेगा अवतल। लेकिन अगर मान लेते फैलाने वाली किरण है, अगर फैलाने वाली जो अगर मान लेते लाइट है, तो वह कौन सा होगा? उत्तल दर्पण। कौन होगा? उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं? क्योंकि अनेक सारे प्रकाश की किरणों को फैला देती है, अपसरित कर देती है, इसीलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अनेक सारे समांतर किरणों को क्या करती है? एक बिंदु पर अभिसरित करती है, मतलब जमा करती है, इसीलिए अभिसारी दर्पण कहते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जब भी अंतर की बात करेगा तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? एक तरफ यहाँ पे टॉपिक लिखना है इस तरह से, एक तरफ क्या लिखना है? अवतल दर्पण, और एक तरफ क्या लिखना है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण में फर्स्ट टॉपिक क्या लिखना है? फर्स्ट पॉइंट क्या लिखना है कि अवतल दर्पण का प्रवर्तक सतह धंसा होता है, धंसा होता है। और इसका फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे कि उत्तल दर्पण का प्रवर्तक सतह उठल होता है। उठल क्या होता है? उठल होता है। इसका सेकेंड पॉइंट लिखेंगे कि अवतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। इसमें दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता है। 4 नंबर देखो, थर्ड नंबर देखो, 2 नंबर पूछेगा, 3 जो है टॉप पॉइंट लिखना बहुत क्या है? जरूरी है। 3 पॉइंट ही बहुत काफी है। अवतल दर्पण का उपयोग फर्स्ट हजामती बनाने में, गाड़ी के हेडलाइट में, और थर्ड नंबर जो है इसमें लिखेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग फर्स्ट में क्या लिखेंगे कि गाड़ी के साइड मिरर में वस्तुओं को साइड मिरर में भी क्या किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है। यही 3 को क्या है? बहुत काफी है। अच्छा, उत्तल दर्पण को गाड़ी के साइड मिरर का मतलब क्या होता है? अच्छा, उत्तल दर्पण को हम साइड मिरर में क्यों उपयोग करते हैं? जैसे अगर मान लेते हैं बाइक चलाते हैं, तो बाइक चलाते समय देखना यहाँ पे वो शीशा लगा हुआ रहता है, जो पीछे वाला आकृति पूरा दिखाई देता है, यानी उसका पूरा आकृति बड़ा आकृति इसमें छोटा दिखाई देता है। इसी का मतलब रहता है कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो छोटा बनता है। ठीक है, और इसको साइड मिरर का उपयोग में क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है साइड मिरर। जैसे बाइक भी अगर चलाते हैं तो साइड मिरर में, 4 व्हीलर भी चलाते हैं तो लाइट यहाँ पे क्या लगल रहता है? मिरर लगा रहता है, दर्पण लगा रहता है, तो साइड मिरर में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे पॉइंट आता है कि गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग करेंगे, और गाड़ी के हेडलाइट में किसका उपयोग करेंगे? अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे। अब जैसे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण जो है, स्पर्श करके कैसे पहचानना है? स्पर्श मतलब छू के कैसे पहचाना, एक है बिना स्पर्श किए हुए कैसे पहचानना है। दोनों तरीका हम बताते हैं। तो सबसे पहले बताते हैं कि
अवतल, उत्तल और समतल। अवतल, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण बिना स्पर्श किए हुए, बिना स्पर्श किए हुए पहचानने का नियम। पहचानने का तरीका। फर्स्ट देखो, सबसे पहले क्या करना है कि कोई भी आकृति, कोई भी आकृति जब दर्पण के सामने रखेंगे तो उसका वास्तविक आकार से बड़ा, अगर बड़ा दिखाई दे रहा है, वास्तविक आकार से क्या दिखाई दे रहा है, बड़ा दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखना, अगर वास्तविक आकार से, सबसे पहले लिखेंगे किसी वस्तु की आकृति अगर वास्तविक से बड़ा दिखाई देता है, बड़ा दिखाई देता है, बड़ा दिखाई देता है, तो वह अवतल दर्पण होगा, क्योंकि अवतल दर्पण में हमेशा बड़ा बनता है। दूसरा, इसी तरह से साइड में, बगल में अगर हम लोग जाएंगे, किसी की आकृति अगर वास्तविक से छोटा दिखाई देता है तो वह उत्तल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा। और अगर थर्ड नंबर कि किसी वस्तु को या किसी वस्तु की आकृति अगर वास्तविक से मिलता जुलता हो, आनी कह सकते हैं समान आकृति बने, समान आकृति बने तो वह समतल दर्पण होगा, समतल दर्पण होगा। तो सबसे पहले जाना कि अवतल दर्पण को बिना स्पर्श किए क्या करना है कि अगर मान लेते हैं कि जैसे यहाँ पे क्या है, दर्पण है, ये मान लेते हैं दर्पण, कौन दर्पण है ये पता नहीं है, लेकिन इस वस्तु को अगर हम मान लेते हैं इसका बगल में ले गए, ले जाने के बाद देखें कि इसमें आकृति जो बन रहा है, आकृति जो बन रहा है अगर बड़ा बन रहा है तो इसका मतलब ये दर्पण जो है अवतल है। अगर इसका आकृति अगर इसके दर्पण पे रखें, अगर छोटा बन गया, इसमें अगर छोटा बन गया तो उत्तल है, और अगर इसका आकृति एकदम सेम टू सेम बन रहा है, ना तो बड़ा या ना तो छोटा था, समान आकृति दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, समतल दर्पण है। तो बिना स्पर्श किए हुए, बिना इसको छूले हम लोग क्या कर लिए, इसको पता लगा लिए। ठीक है, इसी तरह से स्पर्श करके पता लगाना है, तो स्पर्श करके पता लगाएंगे। मान लेते हैं ये दर्पण है, तीनों दर्पण, ध्यान से देखो, रेड, ब्लैक और ब्लू। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि इसको हम छुएं और छूने के बाद देख रहे हैं कि उभरा हुआ भाग रस्तित है, इसका मतलब अवतल है। उभरा हुआ भाग रस्तित नहीं है, मतलब प्रवर्तक सतह है। उभरा हुआ अगर मान लेते प्रवर्तक सतह है, रस्तित नहीं है, तो ये उत्तल है। और देख रहे हैं कि एक तरफ क्या है, पूरा प्लेन ही दिख रहा है और एक तरफ रस्तित है। मिरर का मतलब होता है कि एक तरफ रस्तित होना चाहिए, एक तरफ पूरा प्लेन दिख रहा है, इसका मतलब है कि प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण है। तो क्या करें, इसको छू के भी पता लगा सकते हैं, बिना छुए हुए भी पता लगा सकते हैं, तो स्पर्श करके, बिना स्पर्श करके भी पता लगा सकते हैं। इसमें कोई डॉट नहीं होगा, कंप्लीट हो गया। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को बार बार करके क्या करें, रिपीटेशन करें, इसमें समझ में आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 2 मार्क्स में कभी कभी क्या करता है, बहुत पहले पूछा था, अभी तो नहीं पूछ रहा है लेकिन पूछ सकता है। ठीक है, इसलिए कंप्लीट रहेगा तो क्या रहेगा, कोई डॉट नहीं रहेगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा कंप्लीट रहेगा, बना ही लेगा। ठीक है, तो क्या करना है कि वीडियो को अगर ध्यान से समझता है तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। ठीक है, आगे टॉपिक जो है, इसका अगला टॉपिक है चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी, कौन परिपाटी,
चिन्ह परिपाटी, ठीक है। और चिन्ह परिपाटी के बाद रखेंगे कि किसी वस्तु को आप प्रतिबिंब कहाँ रखेंगे, उसकी आकृति कैसा बनेगा, मुख्य फोकस पे रखने पर कहाँ बनेगा, अनंत पे रखने पर कहाँ बनेगा, वक्ता केंद्र पर रखने पर कहाँ बनेगा, वक्ता केंद्र अनंत के बीच रखने पर कहाँ बनेगा, ध्रुव और अनंत के बीच, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखने पर उसका आकृति कैसा, कितना बड़ा और कहाँ बनेगा, इसके बारे में जो है नेक्स्ट वीडियो में हमने चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक।